हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्लेसेस इन न्यूज़ हम कवर करेंगे थ्रू मैप्स। ये तब तक है, 10 तारीख तक है, 10 मार्च 2022 तक से पहले, यानी कि 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक के बीच में जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहेंगी हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, आइए। हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास ऐसे 2 प्लेसेस हैं जिनको हम देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक है, इंटरनेशनल रिलेशन से एक है, और बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है जिसको हम कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड। पेन और पेपर लेके आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे। ठीक है, सूज कैनाल की बात की गई है। इजिप्ट ने सूज कैनाल की ट्रांजिट फी हाई कर दी है शिप्स के लिए। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी दोस्तों सूज कैनाल के भरोसे चलती है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सूज कैनाल अगर जब नहीं था तो ईस्ट कंट्रीज जो वेस्ट में सामान भेजती थी उनको लंबा रूट तय करना पड़ता था। मतलब कि ये पूरा ऐसे घूम के एशिया कंट्रीज और ईस्ट कंट्रीज घूम के आती थी अफ्रीका में और अदर कंट्रीज में अपने ट्रेड करने के लिए, सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब से सूज कैनाल बना है तब से बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, किसी भी माध्यम को इस साइड से उस साइड पहुंचाने के लिए, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर से इधर। ठीक है, सूज कैनाल के बारे में हम जरा सा जान लेते हैं। देखिए, ये कैनाल कब खुला था, ये पूरी इमेज आपने देख ली। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल है, वाटरवेज है। ठीक है, ये सी रूट प्रोवाइड करता है। किसमें? ये लिंक है एशिया और यूरोप के लिए, ये पूरा का पूरा लिंक है। ठीक है, एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये सूज कैनाल है अपना। ठीक है, सूज कैनाल वर्ल्ड की लगभग ग्लोबल ट्रेड 12% कैप्चर करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30% का ट्रैफिक हर दिन रहता है इसमें, और लगभग 22 ऐसी शिप्स हैं जो कि रोजाना इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन पैरेलल पोर्शन है, मतलब कि 2 शिप्स आपस में आ जा सकती हैं। ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो साउदर्न सेक्शन है, साउदर्न सेक्शन का जो मामला है वो अभी भी सिंगल रूट का है जिसमें डेवलपमेंट चल रही है अभी भी। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको, क्या है सूज कैनाल के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि यूरोप, इजिप्ट की इकोनॉमी जो है वो सूज कैनाल पे लगभग निर्भर रहती है। ठीक है, इसलिए इजिप्ट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। कोई भी शिप, किसी भी कंट्री की शिप अगर ट्रेड करना है उसको सूज कैनाल के थ्रू अगर वो जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, तो फिर उसको ज्यादा इन टैक्स पे करना पड़ेगा, ट्रांजिट फी पे करनी पड़ेगी। किसको? इजिप्ट को। ठीक है, इजिप्ट में वैसे भी सिविल अनरेस्ट होते रहते हैं, तो बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो इनकी वजह से थोड़ी सी इनकी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस नहीं रह पाती है। ठीक है, सो बेसिकली मोटा मोटा इंफॉर्मेशन हम रिवीजन के तौर पे ये देख लेंगे। आई नो दैट यू गाइज हैव बीन स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सूज कैनाल एक इंपॉर्टेंट सी लेवल है इजिप्ट में। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी, रेड सी थ्रू इस्थमस ऑफ सूज। ठीक है, एंड डिवाइडिंग द अफ्रीका एंड एशिया। साफ साफ आपको दिख रहा है इस मैप में। ठीक है, ये कैनाल बेसिकली कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू। इनिशियल ईयर्स में वो ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन जब थोड़ी सी इजिप्ट ऑटोनमस हो गई 1956 के बाद, थोड़ा नेशनलाइज हो गया, उसके बाद उनके जो लीडर थे गमाल अब्दुल नसीर, इन साहब ने, इन्होंने सारी कमान अपने अंदर संभाली और उसके बाद फिर रेगुलेट होने लगी सूज कैनाल की कोई भी प्रोटोकॉल्स हो गए, उसके रिलेटेड टू एडमिन राइट्स हो गए, वो एक सॉवरेन राइट्स इनके पास चले गए। ठीक है, इट एक्सटेंड द नॉर्दर्न टर्मिनस, यहां से यहां तक का पूरा मामला है, और लगभग 193 किलोमीटर है दोस्तों। सबसे लंबा चैनल है ये 193, समझ रहे हो आप, इतनी लंबी ये जो कैनाल है। तो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये कैनाल प्रोवाइड करता है लिंक टू ट्रांसपोर्ट ऑयल्स, नेचुरल गैस, कार्गो फॉर शिपिंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इस साइड से इस साइड तक। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड का इतना परसेंट ऑयल ये लेके जाता है और थ्रू सूज कैनाल। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मेजर शॉर्टकट्स फॉर शिप्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया
हु बिफोर इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल एक्चुअली, जिसको मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होती थी, लोग घूम के आना पड़ता था और बहुत जद्दोजहद होती थी, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता था। बट इसके आने से बहुत ईजी हो गया है ट्रेड करना। जैसा मैंने आपको बताया कि इजिप्ट की इकॉनमी जो है इस पे डिपेंड रहती है, एंड अफ्रीका भी उससे बहुत मदद होती है। तो अफ्रीका इज अर्निंग अराउंड $5.61 बिलियन रेवेन्यू लास्ट ईयर, जिसको रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इसका सूज कैनाल का। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारी है, और हाँ, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप बता दीजिएगा। और लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ग्रुप है, जहां पे कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर आप क्लिक करके हमें आंसर बता सकते हैं। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अगली न्यूज है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से इरामाटी दिबालू। अब इरामाटी दिबालू क्या है दोस्तों? ये इरामाटी दिबालू विशाखापट्टनम और भीमुनीपट्टनम या भूमिपट्टनम, ये दो शहरों के बीच में है। ठीक है, बेसिकली ये एक रेड सैंड ड्यून्स है। ठीक है, जिसकी ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, और रेड सैंड ड्यून्स है जिसको बहुत पहले ही इसको ऑब्जर्व कर लिया गया था। ये आप देख रहे हो पूरी ब्राउन रेड सैंड ड्यून्स। ठीक है, ऐसी बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, सो ये जो ऐसी जगह है वो बेसिकली यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है, मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है, और डॉक्यूमेंट्रीज भी काफ़ी बनी हैं। आप देख सकते हो साउथ की मूवीज़ काफ़ी यहाँ पे एक्शन वगैरह होता रहता है। ठीक है, सो बेसिकली न्यूज़ में ये इसलिए है कि सिटीजन्स जो यहाँ के हैं उन्होंने एक स्टेप लिया है, एक डिसीजन लिया है कि हम प्रिजर्व करेंगे कि भाई ये जो मामला है दिबालू, इरामाटी दिबालू का ये जो पूरा एरिया है वो पोल्यूशन फ्री रहे। क्योंकि ये देखा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी पोल्यूशन है, बहुत लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्टेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लोग आते हैं पिकनिक मनाने और गंद छोड़ के चले जाते हैं। राइट, सो प्रिजर्व करना, ठीक है, हाँ, मतलब सिर्फ नेशनल हेरिटेज साइट बना देने से कोई चीज़ें प्रिजर्व नहीं हो पाती हैं, उसको कंटिन्यूअस हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आसपास के लोगों को कुछ ज़्यादा यकीन नहीं हुआ था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज चैनल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए इन लोगों ने यूनाइट किया है आगे इसको प्रिजर्व करने के लिए। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल्स, व्हाट इज ऑल अबाउट। सो आप मैप में देख सकते हैं, ये है, यहाँ पे वो स्थित है, ये इरामाती दिबालू। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर, इसके लोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास है। यहाँ विशाखापट्टनम है, यहाँ पे आ जाएगा आपका भीमुनीपट्टनम, इसके बीच में ये पड़ता है। ठीक है, सो क्या हुआ था? ये है रेयर रेड सैंड ड्यून्स दैट रिमाइंड्स अस ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, कहा जाता है कि ये इतनी पैचेस ऑफ ग्रीन ब्राउन के शेड में ऐसा है, बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर हम इसको सही तरीके से प्रिजर्व करेंगे सो एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ठीक है, ये 34th लिस्टेड अमॉन्ग द 34th नेशनल जियोग्राफिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं यूनेस्को बोल रहा था, सो सॉरी, यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट के अंदर ये था, यूनेस्को वाला आगे है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। सो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन आपके यहाँ ये बनता है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है जो चंबल में रैवेंस है? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इफ इट इज नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टडीज ने पाया कि द एरिया वॉज टेक्टोनिकली एक्टिव मिलियन ईयर्स तक, 1000 ईयर्स तक ये टेक्टोनिकली एक्टिव रहे हैं, और जो सेडिमेंट्स हैं दे आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम खोंडोलाइट रॉक्स। ठीक है, फ्रॉम द हिंटरलैंड ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये पूरा आपका ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, उससे डिराइव्ड होता है ये। ठीक है, बेसिकली जो ये न्यूज़ में इसलिए भी आया था क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल आते हैं, जैसे दे आर रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सी लेवल वेरिएशन, मॉनसूनल वायबिलिटी, क्योंकि आपको पता है ये पूरा सी के आसपास है ये, सो कोई भी फैक्टर सी पे, क्लाइमेट चेंज पे होगा, सी पे असर आएगा, इस पे असर आएगा, तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। ठीक है, सो इसके सॉइल पे, इसके नेचुरल जो आसपास के फ्लोरा फोना है उस पर भी फर्क आएगा। ठीक है, तो कई सारे की इंडिकेटर हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट पैलियो एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के थ्रू।
ठीक है, so that is why it has come in the news, not only giving a tag, national tag or world tag to something means that it preserves or it conserves its natural shape. हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा डेली, वीकली, मंथली, तभी जाके नेचुरल चीजें हमारी प्रिजर्व रहेंगी और ऑफ कोर्स टूरिज्म के लिए बहुत बेहतरीन स्पॉट है. ओके, नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, ये न्यूज में इसलिए था दोस्तों कि अभी भी करंट अफेयर्स जो आप देखते हो, जो आद्या मैम क्लास लेती हैं करंट अफेयर्स की, उनमें उन्होंने डेफिनेटली ये बताया है आपको कि रिसेंटली जो हमारे टाइगर हैं, टाइगर्स की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है. नॉट ओनली टाइगर, राइनोज की भी. ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं अभी बताता हूं थोड़ी देर में. ठीक है, आप देख सकते हो ये कहां पर लोकेटेड है. बिल्कुल भूटान और यहां लोकेटेड है, गुवाहाटी, भूटान के आसपास ये एरिया है पूरा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे है और बहुत ही क्रीम एरिया है, बहुत ही नेचुरल है. ओके, सो एंड देर इज अ रीजन बिकॉज इट जनरली रिमेन्स कोल्ड हियर. नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोल्ड टेम्परेचर है, इस वजह से यहाँ रहते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ये मेघालय का पूरा एरिया है, ये शिलोंग है, ये गुवाहाटी है. ओके, भूटान का ये वाला एरिया है और ये आपका पूरा मानस इंटरनेशनल पार्क है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इससे रिलेटेड. ठीक, ओवरव्यू में हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो टाइगर पॉपुलेशन कंडक्ट की गई है 2021 के सेंसस में, उसमें ये बताया है कि 48 से 60 नंबर्स आ गए हैं हमारे टाइगर्स के. एक टाइम पे ऐसा था कि हमें डर लग रहा था कि टाइगर्स एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, गायब ही ना हो जाएं, तो वैल्यू खत्म हो जाएगा. जबकि भारत तो इतना खासतौर की इन एनिमल से एक टाइम पे भरा हुआ, तो हम प्राउड करते थे, राइट, जो रॉयल बंगाल टाइगर थे एंड ऑल. सो 2010 के सेंसस ने, जो हमारी फर्स्ट सेंसस रिकॉर्ड हुई थी मानस नेशनल टाइगर पार्क से रिलेटेड, सो उसमें ये कहा गया था कि भाई टाइगर्स के नंबर खत्म हो रहे हैं. और फिर ये भी बोला गया था कि हम इंश्योर करते हैं कि 2020 तक ये आंकड़े 30 तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे. तो एक बहुत खुशी की बात है कि हाँ, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और प्रिजर्व कर रही है, कंजर्व कर रही है इनको, और विटनेस कर रही है एक एक टाइगर्स से रिलेटेड. दैट्स अ वेरी गुड एंड अपलॉडेबल थिंग अबाउट द गवर्नमेंट. ठीक है, राइनो पॉपुलेशन भी एकदम ही खत्म हो गई थी. तो बेसिकली क्या हुआ, राइनो पॉपुलेशन अंडर इंडियन राइनो विजन 2020, आसाम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीइंट्रोड्यूस राइनोज. कहाँ पे, मानस नेशनल पार्क में 2005 में. पहला राइनो को रिलोकेट किया गया था 2006 में. कहाँ से, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाजू में है. ठीक, तो ये जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, ये वाला पार्क है, ये बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है. किन किन चीजों के लिए जाना जाता है? पहला तो ये एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, ये पहला हो गया. दूसरा ये है कि यहां पे एलिफेंट रिजर्व भी है. ठीक है, यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी चलता है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन चीजों से. दूसरा, इट इज लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ हिमालयाज. ठीक है, और सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट भूटान ने भी बाजू में ही खड़ा कर रखा है मानस से रिलेटेड. तो वो भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क है. ठीक है, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाता है इन चीजों को कवर करने का. ठीक है, द पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एंडेंजर्ड एंड रेयर एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज, वहाँ पे अलग प्रजाति के हमें खरगोश दिखने को मिलते हैं, टर्टल दिखने को मिलते हैं, और गोल्डन लंगूर ये भी देखने को मिलता है. गोल्डन लंगूर कैसा होता है देखना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नेशनल पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाइल्ड वाटर बफेलो पॉपुलेशन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी प्लेसेस इन न्यूज़ में ये था, तो मैंने सोचा कि एक बार कवर कर लेते हैं. सो आपको पता चल गया ना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड. रिसेंटली हम सब ने देखा और हमारे करंट अफेयर्स में भी कवर हुआ कि लॉर्ड बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैच्यू बिल्ट हुई है बोध गया में. ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा. हर जगह मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बौद्ध धर्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं, प्रीचर्स हैं, वो लोग भी
इसमें अपनी मूर्तियां बनवा रहे हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, बेसिकली ये भारत हमेशा से बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज का सर्किट रहा है। ठीक है, और चाहे वो बोध गया हो गया, चाहे लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, हमेशा से एक टूरिस्ट भी रहे हुए हैं। और यही महत्वता है इसकी, यही इम्पोर्टेंट है, यही सुंदरता है हमारे भारत की भी कि सारे कल्चर्स यहाँ पे हैं। सो गौतम बुद्ध कहा जाता है कि he will soon be home to its largest reclining statue overall। तो बेसिकली इस पोस्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? कहा जाता है कि ये वो है जो महापरिनिर्वाणा मुद्रा है। ये इस मुद्रा में जब लॉर्ड बुद्ध अपने फॉलोअर्स को प्रीच करते थे, अपने फॉलोअर्स को समझाते थे, सिखाते थे, तो कुछ ऐसे पोजीशन में वो बैठा करते थे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट इन दिस पोज बिफोर अटेनिंग द महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा को अटेंड करने से पहले ये पोज उन्होंने फॉर्म किया था। कुशीनगर में भी कुछ ऐसे ही एक छोटा सा आइडियल है, छोटा नहीं मतलब इसके कंपैरिजन में छोटा है, लॉर्ड बुद्धा का, जो कि इसी पोस्चर में है, वेयर ही अटेंड द महापरिनिर्वाण। तो कहाँ पे किया था महापरिनिर्वाणा? कुशीनगर में किया था, ये आप याद रखिएगा। ये एरिया है पूरा, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ महाबोधि टेम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा एरिया है, द ग्रेट बुद्धा स्टैचू यहाँ पे है। ठीक है, और ये गया है, इधर पटना आपका है, इधर आरा जिला है, इधर कुछ गांव है। ठीक है, मेरे ख्याल से इधर औरंगाबाद है। सो अबाउट बोध गया, ये है हमारा क्या, महाबोधि टेम्पल। बहुत सुंदर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत शान और शौकत से इसको बनाया गया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, फाल्गु रिवर के आसपास ये है, बहुत सुंदर ब्रिज है, एक अलग व्यू आता है, कभी जाइएगा आप तो घूमिएगा इसको, अमेजिंग जगह है। ठीक है, सो बोध गया हमेशा से मैंने कहा कि पिलग्रिमेज रही है बुद्धिज्म के लिए, और महाबोधि टेम्पल तो सुप्रीम है, मतलब बहुत जबरदस्त बनाया इन्होंने। ठीक है, सो इट इज वेल नोन लोकेशन दोस्तों, वेयर गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। ठीक है, बोध गया ऐसी जगह है जहां पे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट अचीव की थी। तो बोध गया हैज बीन द प्लेस ऑफ डिवोशन एंड वेनरेशन फॉर दोनों हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के हिसाब से ये पाया गया है कि बुद्धिस्ट इस जगह को मौर्यन पीरियड के टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड ही हैं। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ आर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, सब कुछ आसपास ही है, यूपी में, बिहार में है। ठीक है, सो महाबोधि टेम्पल एज बोध गया एट बोध गया वॉज दी डेजिग्नेटेड 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड हो गया था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री में। ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, आप सबने मेरे ख्याल से सुनी भी होगी। अभी जो हमारा 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें भी इसकी महत्वता दिखाई गई थी गुजरात स्टेट द्वारा। सो बेसिकली ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज है। ठीक है, चीज हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हम मैप के थ्रू समझेंगे कि भाई ये अहमदाबाद से रिलेटेड क्षेत्र है, ये मेहसाणा है, ये कुछ विलेजेस हैं वहाँ के छोटे छोटे, जिनसे रिलेटेड ये मुद्दा है। कहा जाता है कि ये जो जनसंहार हुआ था, ये जो नरसंहार हुआ था, ये मैसेकर जो हुआ था, ये किलिंग हुई थी, मास किलिंग, वो जलियांवाला बाग से भी बड़ी किलिंग थी। हालांकि ये उतना नोटिस में नहीं आया गया, लेकिन अब लाया जा रहा है इसको। ठीक है, सो बिगर देन जलियांवाला बाग। हुआ क्या था यहां पे, सुनिएगा। 7 मार्च 1992 को कहा जाता है कि इस दिन एकादशी की रात थी, ठीक होली से एक दिन पहले। ये रात होली से एक दिन पहले, जहां पे ढेर सारे उस एरिया के ट्राइबल्स एकादशी मनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्राइबल होते हैं? पाल, चितारिया और ढाडव विलेज, यहाँ के आसपास के जो निवासी गांव हैं, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वो ये फेस्टिवल मनाते हैं होली से एक दिन पहले। हुआ ये था कि जितने भी ट्राइबल्स थे उस गांव से, पाल, धाधव, चैतरिया, ये लोग रिवर के किनारे इकट्ठा हो गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, छोटी मोटी ये रिवर है, तो यहाँ रिवर के किनारे इकट्ठा हो गए थे और एक मूवमेंट के तहत इकट्ठा हुए थे। दैट वाज द मूवमेंट कॉल्ड एकी मूवमेंट। ठीक है, एकता, यूनिटी मूवमेंट, लेड बाय मोतीलाल तेजावत। ये हैं साहब मोतीलाल तेजावत, जिनको हम फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं।
ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था, ये लोग इसलिए वहां पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन्हें लगान नहीं देना था। लगान क्या था? लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड टैक्स था। ठीक है, सारा टैक्स जमींदार खा जाते थे, उसके बाद फिर अंग्रेज जमींदारों को खाते थे। सो इनके पास कुछ बचता नहीं था बेचारे ट्राइबल्स के पास। तो जो तेजाबात हैं ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र से। ठीक है, और बेसिकली ये कुछ गांव से रिलेटेड हैं, जैसे कोटवा, छानवी, सिरोही, दांता, और भी जो अलग अलग जनजातियां थे राजस्थान से रिलेटेड, वो इनमें जुड़ गए थे, इस पार्टिसिपेट किए थे इस रिवोल्ट में, एक तरीके से हम कह सकते हैं इस मूवमेंट में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था उस टाइम पे, जो तेजाबाद साहब हैं उनको, चूंकि ये उदय राजस्थान के रहने वाले थे, तो उदयपुर के गवर्नमेंट ने, उदयपुर के स्टेट में इनको आउटलॉ कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, और ढूंढ रहे थे इनको कि भाई 500 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा अगर इनको ढूंढ के आप ले आओगे तो। ये बेचारे नहीं मिले, लेकिन ये मिले कहां? ये मिले यहां पे जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये। मोतीलाल तेजाबाद वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेवाड़ की जो भिल कॉरपोरेशन थी, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो कि ब्रिटिश द्वारा लेड की गई थी, वो देख रही थी कि मिल कहाँ जाएंगे ये मेवाड़, जो तेजाबाद हैं। खबर मिली कि इनको कि इस नदी किनारे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगान के खिलाफ, और ढेर सारे जनता मौजूद है वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, जो MBC के कमांडिंग ऑफिसर थे, HG सुटॉन, ठीक है, जनरल डायर की छवि आप मान लीजिए, इन्होंने ऑर्डर किया टू फायर अप, बल्क फायरिंग करने की ऑर्डर दी। ठीक है, जिसमें से नियरली 1000 भील्स मारे गए थे। वाइल द ब्रिटिश क्लेम सिर्फ 22 पीपल मारे गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 1200 से 1500 लोगों की हत्या हुई थी उस रात। होली नहीं मना पाए थे, जो शांति अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लगान के लिए आवाज़ उठा रहे थे, गलत काम के लिए आवाज़ उठा रहे थे, वो नहीं मना पाए। तो ये था इंपॉर्टेंस इस जगह की, आप देख सकते हैं इसको अहमदाबाद से रिलेटेड। नाउ दूसरी जगह, दूसरा एक इंपॉर्टेंट दृश्य यहां निकल के आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। वैसे तो हम इसको आर्ट एंड कल्चर में भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, हिस्ट्री में भी वी कैन काउंट इट हियर। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी की जो छात्र छात्राएं हैं वो डिमांड कर रही हैं कि भाई रीओपन करिए इसके हॉस्टल्स को, एंड कंडक्ट करिए एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करिए। ठीक है, खासियत क्या है इसकी, ये कहाँ है आप देखिए, ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये वेस्ट बंगाल है, कैलकाटा है, यहाँ पे स्थित है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अगर मैं जूम करूं तो ये शांति निकेतन वाला पूरा एरिया है, रविंद्रनाथ टैगोर वाला ये है। ठीक है, सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन शांतिनगर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हु कॉल्ड इट विश्व भारती, विच मीन्स कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड विथ इंडिया। भारत के साथ संचार का मतलब ये था। अंटिल इंडिपेंडेंस इट वॉज अ कॉलेज। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली जो पिताजी थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी, उनको ये जमीन मिली थी 1863 में जमींदार के थ्रू। जमींदार कहाँ के थे? रायपुर और किरानाकर के जमींदार थे। उनको ये जमीन मिली थी कि भाई आप एक आश्रम खोलिए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे एक आश्रम खोलते हैं जहाँ के आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं वो आए और मेडिटेशन करें। ठीक है, सो बेसिकली इस आश्रम का नाम पड़ा था चातिम ताला। ठीक है, लोग चातिम ताला आते थे ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसका नाम भी बाद में ब्रह्मचर्य विद्यालय रख दिया गया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लोग आते थे, जैसे होता है ना कि हम खाली लोग हैं तो फिर आते हैं मेडिटेट करने, थोड़ा पूजा पाठ करने, शांति मिलती थी, अच्छा लगता था, आते थे। लेकिन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जो उनके सबसे यंगेस्ट बच्चे थे, उन्होंने एक को एडुकेशनल स्कूल की भी स्थापना की उसी प्रेमाइस में, और उसी के बाद से ये चला आ रहा है। तो फिर टैगोर साहब वहाँ पे हिंदू मेला करवाते थे और कई सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो एक नेशनलिस्ट एक एक्टिविटी का गढ़ बन गया था वो। और आज के टाइम पे वो धीरे 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 तब्दील होते हुए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया, पहले कॉलेज था। ठीक है,
इससे रिलेटेड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके थे। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर, हम आंसर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक दोस्तों आपको आज का प्लेसेस इन न्यूज समझ में आया होगा, मजा आया होगा। कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम मिलते हैं अपने अगले प्लेसेस इन न्यूज में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और हाँ, लिंक में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि वहां पे हमारी कम्युनिटी डिस्कशन हो रही है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।